So hello, namaste, sat shri akal, salam walaikum. This side Assistant Professor Meenakshi Dwivedi and you are watching Scholars Mantra. (2014) में एनसीटी रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए गए। एनसीटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये चेंजेस कोर्सेज के रिगार्डिंग थे। फिजिकल एजुकेशन में बीपीई कन्वर्ट होके बीपीईएस में कराया गया, एमपीई कन्वर्ट होके एमपीईएस में कन्वर्ट कर दिया गया। अब अगर आप दो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एनसीटीई से जो एफिलेटेड कोर्सेज हैं वो है डीपीएड, बीपीएड एंड एमपीएड। वहीं पर अगर आप यूजीसी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो उसके एफिलेटेड कोर्सेज हैं बीपीईएस एंड एमपीईएस। तो 2014 में ये जो अपग्रेडेशन हुआ, तो अपग्रेडेशन के बाद ही कंफ्यूजन भी पैदा हो गई। कंफ्यूजन कुछ इस तरीके से है, चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात हो या फिर किसी भी स्टेट वाइज कोई वैकेंसी निकले, तो हम एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या बीपीईएस वाले स्टूडेंट्स बीपीएड जितने ही एलिजिबल हैं, क्या एमपीएड वाले स्टूडेंट्स एमपीएड जैसे ही इक्विवेलेंट हैं। तो ये जो कुछ कंफ्यूजन है, आज के वीडियो में हम इन कंफ्यूजन से थोड़ा सा आपको आइडिया देने वाले हैं। वैसे तो इसके रिगार्डिंग एक पूरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर इस बेल आइकन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग फुल डिटेल की तो बात नहीं करेंगे, आज बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। एचपीएससी द्वारा हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है और उसके लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि जिन्होंने एमपीईएस कर लिया है क्या वो एमपीएड जितने ही इक्विवेलेंट हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वहां पे देखेंगे, उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी शब्द यूज नहीं किया गया है। तो क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्या ये छोटी प्रॉब्लम है, क्या वो एलिजिबल हैं, क्या वो एलिजिबल नहीं है। तो आइए डिटेल में इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। पहले उन चीजों के ऊपर बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों क्लैरिटी नहीं है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एविडेंसेस दूंगी, बहुत सारे ऐसे डिस्कशन किए जाएंगे आज के वीडियो में, सो दैट 100% आज के वीडियो को देखकर आप सेटिस्फाई हो पाएंगे और ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं आज के वीडियो के साथ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सो दैट हरियाणा का हर एक बच्चा जो इस कंफ्यूजन में है वो इससे छुटकारा पा सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो हरियाणा में वैकेंसी निकली 19 नवंबर को 2022, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर था 32। और इस वैकेंसी में आप देख सकते हैं नीचे में जो फिजिकल एजुकेशन की पीजीटी की वैकेंसी निकली थी, उसमें 680 सीट्स थी। और 680 सीट्स किसी भी स्टेट लेवल के वैकेंसी के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। स्टूडेंट्स ने टेट एग्जाम दिया और इस वैकेंसी की काफ़ी इंतज़ार हो रहा था। और जब वैकेंसी आई तो ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपके सामने आपको देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये दिया गया है कि आपके लिए एचटेट कंपलसरी है और एमए इन फिजिकल एजुकेशन या फिर एमपीएड आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर कहीं पर भी और इक्विवेलेंट शब्द का यूज नहीं किया गया, जो एक कंफ्यूजन पैदा करता है कि क्या एमपीईएस वाले एलिजिबल हैं या नहीं। और यहाँ पर बताया गया कि भाई बीपीईएड, दैट मीन्स बीपीईएस वाले एलिजिबल हैं या नहीं। तो या तो आपके पास डीपीएड हो या फिर बीपीएड हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। और डीपीएड बीपीएड के बाद या तो आपके पास एमए इन फिजिकल एजुकेशन या फिर एमपीएड हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर कहीं पर भी इक्विवेलेंट शब्द का यूज नहीं किया गया है। और अभी जो पंजाब में एग्जाम हुआ था, पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो वो मेरा भी एग्जाम्पल है, मतलब वो एग्जाम मैंने भी दिया था। तो वहां से मैं एक एक्सपीरियंस मैंने गेन किया कि भाई जो सरकारी कागज होता है ना, सरकारी कागज में एक एक शब्द का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है नहीं होगा।
तो अब ये जो चीज है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एमपीईएस कर चुके हैं, उनका क्या? तो इसके बारे में हम ऑब्जेक्शन हो सकता है कि नहीं, है ना? लिखा तो नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, इसका मतलब है लिखा नहीं है, इसका मतलब है नहीं होगा, ये आप मान लीजिए। अब इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं? अब करने के लिए हमें चाहिए सबूत। अब सबूत कहाँ से लाएंगे? इसके लिए आप देखेंगे कि एनसीटीई को मैंने आरटीआई फाइल किया। अब आरटीआई इज द राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप एनसीटी से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई इस क्राइटेरिया का होगा क्या, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप देखेंगे कि जो एनसीटी है वो आपको 5-6 पेज की जो पीडीएफ है वो आपको स्पीड पोस्ट भेजेगी, और वहां पर कहीं पर भी ऐसा क्लियर मेंशन नहीं होगा कि यस और नो। वहां पर ये आपको एक लाइन वहां पे मेंशन हो जाएगी कि भाई यू कैन चेक द एनसीटी वेबसाइट, और जो एनसीटी की जो रेगुलेशन है वहां पर आप चेक करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा जवाब। दैट मीन्स वहां पे कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं किया जाएगा आपसे। उसके बाद यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वेबसाइट पे देखेंगे आपके एनसीटी रेगुलेशन 2014, यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसमें भी आप चाहें आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, एमपीएड। तो देखेंगे आप यहाँ पर एमपीएड के लिए हम चाहेंगे इंग्लिश वर्जन की तरफ, ठीक है? तो बीपीएड की हमें अभी कोई नीड नहीं है, तो हम एमपीएड देखते हैं। एमपीएड जब आप देखेंगे तो आपको एक ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, ये वाला क्राइटेरिया, ठीक है? तो ये पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगी यहाँ पर, और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बीपीएड, दैट मीन्स कौन कौन स्टूडेंट्स एमपीएड के लिए एलिजिबल है। तो एमपीएड के लिए कौन कौन एलिजिबल है? वो जिनके पास बीपीएड है या फिर जिनके पास बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन होगा, केवल वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। यहाँ पर कहीं पर भी बीपीईएस नहीं मेंशन किया गया है। अब ये सबूत तो नहीं हुआ, अब सबूत और क्या बन जाता है? देखिए नीचे आप देखेंगे एडमिशन प्रोसीजर। सो एडमिशन प्रोसीजर में देखेंगे आप यहाँ पर कि ये हो जाता है एक कंफ्यूजन का कारण कि भाई एनसीटीई के अकॉर्डिंग अगर वहां पर लिखा हुआ है तो स्टेट क्यों नहीं मानती, क्यों कंफ्यूजन पैदा की हुई है? क्योंकि एनसीटीई ने जो रेगुलेशन अपलोड किया है वहां पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो भी वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटी है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी जो है, जो क्राइटेरिया बनाती है या फिर वैकेंसी निकालती है, तो उसके लिए वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं भाई कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एमपीएड वाले या फिर एमपीईएस वाले। तो ये जो कंफ्यूजन है ये और स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं लिखा हुआ है, एचपीएससी ने जो इंफॉर्मेशन वहाँ पे जो डाली है, वहाँ पे कहीं पर भी जब नहीं लिखा हुआ है इक्विवेलेंट, तो हम 100% सेटिस्फाई या फिर 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि भाई हम एलिजिबल होंगे या नहीं। तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें डेफिनेटली अपोज करना पड़ेगा, ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट हमें एलिजिबल मानेगी या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी। उसके बाद एक सबूत आपको मैं और देती हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप नीचे जब आएंगे तो क्वालिफिकेशन कि भाई एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, कि भाई अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जा रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लिंक है ना, कि भाई पीजीटी का एग्जाम आप ले रहे हो, तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है तो पीजीटी के लिए क्यों नहीं? भाई क्राइटेरिया अगर सेम है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल यूजीसी जो यूजीसी नेट है ये आ जाता है, अदरवाइज जो पीजीटी की जॉब होती है उसमें यूजीसी नेट नहीं मांगते। बाकी एमपीएड और उसके इक्विवेलेंट कोर्स तो मांगते हैं ना। यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास या तो एमपीएड हो या फिर एमपीई। और आपको मैंने बताया अभी वीडियो में कि 2014 के बाद एमपीई कन्वर्ट हो गया है एमपीईएस में। तो इससे इसका मतलब यहां पर ये निकलता है कि या तो एमपीएड वाला स्टूडेंट या फिर एमपीईएस वाला स्टूडेंट दोनों ही एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो एनसीटी तो इसको मानता है। और इसका मैं एक और प्रूफ आपको देती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने जो एचपीएससी है उनको ईमेल किया, और ईमेल करने के बाद क्योंकि वो बहुत इस चीज़ को लेकर टेंस थे, तो उन्होंने ईमेल करके एक उनको जवाब मिला
HPSC के द्वारा, और ये जवाब आपके सामने यहाँ पर है कि HPSC बिल्कुल इस चीज़ को एग्री कर रहा है कि हम सब लोग एलिजिबल हैं, जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं जिनके पास MPES है, वो सभी के लोग, इसके सभी लोग एलिजिबल हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि हम इस तरीके से इस प्रूफ पर, क्योंकि ईमेल के प्रूफ पर हम कंफर्मेशन अभी भी नहीं ले सकते इस चीज़ को लेकर, जब तक हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस ना हो। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव तरीके से तो जा रही है कि भाई ठीक है, MPES वाले भी एलिजिबल होने चाहिए, बट लिखा नहीं है कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट में, तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखो MPED में तो ये कितना कंफ्यूजन करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप MED की बात करेंगे तो MED में मैं आपको एक डिफरेंस दिखाती हूँ। MED में कहीं पर भी इतना कंफ्यूजन है ही नहीं। जब आप MED को क्लियर कर सकते हो तो MPED को कंफ्यूज करके क्यों रखा है हम लोगों ने। देखेंगे आप यहाँ पर कि MED करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो देखेंगे आप यहाँ पर। MED करने के लिए रिकॉग्नाइज जो इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। BEd, BA, BEd या फिर जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, कितना क्लियरली मेंशन किया हुआ है इक्विवेलेंट कोर्स में क्या क्या आ सकता है। दैट्स इट। दैट मीन्स यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एंड व्हाट अबाउट आवर फील्ड, हमारे फील्ड में इन्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारे फील्ड में क्यों ये क्लियरली मेंशन नहीं कर सकते कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या। वैसे भी बहुत सारे कोर्सेज तो है नहीं हमारे फील्ड में, जितने भी है तो वहां पे लिखने में प्रॉब्लम क्या है। इन लोगों को लिख सकते हैं और हमारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर सकते हैं, बट नहीं, पता नहीं क्या इशू है, ये जॉब देना ही नहीं चाहते मुझे लगता है इस तरीके से। इसके बाद देखेंगे आप कुछ और एविडेंस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो आपको बताया अभी कि भाई ये जो वैकेंसी है, जब भी कोई स्टेट निकालता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी निकालती है तो उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो ये मानती हैं कि MPES और MPED इज इक्विवेलेंट। मैं आपको वो एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अगर आप बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जब वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर तो आपको कुछ ज़्यादा खास मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मुझे कुछ भी खास ऐसा कुछ दिखा नहीं। बट जो स्टूडेंट्स मेरे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो MPES और BPES वहाँ से कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम MPES के लिए BPES वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। मतलब वहां पर ये मान रहे हैं कि भाई जो अगर BPED, अगर आपने BPED किया है या फिर आपने BPES किया है तो आप MPES में एलिजिबल हैं। जब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी MPES को मान रहा है और तो फिर जो वैकेंसीज निकाल रहे हैं वो MPES को क्यों एलिजिबल नहीं मान रहे। दूसरा एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एक और यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी है संत बाबा बाग सिंह यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर आपको मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, अगर आपको MPES करना है तो MPES करने के लिए या तो आपके पास होना चाहिए BPES या फिर आपके पास BPED, दैट मीन्स या फिर इक्विवेलेंट, राइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो BPES इज इक्विवेलेंट टू BPED, सेम विद दैट MPES इज इक्विवेलेंट टू MPED। ये यूनिवर्सिटी भी इस चीज को मानता है। उसके बाद एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे पास, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब इसमें अगर आप चेक करेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखेंगे आप कि MPED के लिए, देखो MPED की बात की जा रही है। अब MPED के लिए एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दी गई है वो है या तो आपके पास BPE हो, BPE दैट मीन्स अब आपको पता है BPE कन्वर्ट हो गया है BPES में, तो या तो आपके पास BPE हो या फिर BPES हो या फिर आपके पास BPED हो। मतलब यहाँ पे और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है। तो जो बच्चे BPE कर चुके हैं, जैसे मुझ जैसे, है ना, मैंने BPE किया, BPE करने के बाद BPED किया, उसके बाद MPED किया, मतलब हम लोग बेवकूफ हैं जो अपनी जिंदगी में इतने साल एजुकेशन को दिए। क्योंकि अगर आप BPE करने के बाद BPED करते हैं, BPED करने के बाद फिर MPED करते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी के 2-3 साल एक्स्ट्रा दे दिए। अब यहाँ पर चीजें चेंज हो चुकी हैं कि BPES करने के बाद आप डायरेक्टली MPES कर सकते हो। मतलब आपने अपनी जिंदगी के 3 साल बचा लिए जो आप वेस्ट कर रहे थे, तो आपको BPED करने की जरूरत नहीं है इनके हिसाब से। तो अगर जरूरत नहीं है तो फिर ये हटा ही दीजिए ना, कंफ्यूजन है क्यों, कंफ्यूजन का कारण बनता क्यों है ये चीज, राइट। तो
इसी रीजन से मुझे लगता है कि कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होती है कि जो बंदा बीपीएड किया, बीपीएड के बाद एमपीएड किया, तो उसने अपने लिए 1-2 साल एक्स्ट्रा दिए। जिस स्टूडेंट ने बीपीईएस किया, एमपीईएस किया, उसने अपनी जिंदगी में 1-2 साल कम दिए। इस रीजन से वो दोनों इक्वल नहीं है। जो एक चीज समझ में आती है इन कंफ्यूजन से, वो ये है, शायद इसी रीजन से हर जगह का क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है। उसमें देखेंगे आप यहाँ पर कि ये चीज तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि बीपीई और बीपीईएस और बीपीएड इन्होंने इक्विवेलेंट माना हुआ है। सेम विद दैट जो एमपीएड है और एमपीएड, जब बीपीईएस के बाद आप एमपीएड कर सकते हो तो डेफिनेटली एमपीईएस भी आप कर सकते हो, राइट। तो ये 3 यूनिवर्सिटी के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए कि इन 3 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो एमपीईएस इज इक्विवेलेंट टू एमपीएड। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो ईमेल मेरे स्टूडेंट ने वहां पे उनको किया तो उनको भी कुछ आंसर मिला कि यस एलिजिबल है। बट अगेन आई एम सेइंग कि इस तरीके से हम अभी भी कंफर्म नहीं हो सकते। कंफर्मेशन होने के लिए जो एसपीएससी है उसको जगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से बार बार और मिस्टेक्स ना हो। इसी के साथ ही एक रिकमेंडेशन जरूर आपको दूंगी मैं। 29 अप्रैल को हरियाणा में पंचकुला में हरियाणा टीचरी का एग्जामिनेशन है। आप सब लोग वहां पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी वहां पर आने की, ताकि मैं आप लोगों के रिव्यूज कलेक्ट कर सकूं और आप लोगों से डिस्कस कर सकूं इस टॉपिक के बारे में। आप पंचकुला में जरूर एक ग्रुप बना के ऑफिस में जरूर जाइए, कंफर्मेशन जरूर लीजिए, सो दैट आपकी ये कंफ्यूजन है वो जरूर दूर हो सके और आपके द्वारा आने वाले जितने भी जो स्टेट की वैकेंसीज हैं वहां पर भी बच्चे कंफर्म हो सके। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक के बारे में चाहिए वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, तो सो दैट हम उसके ऊपर काम कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।